हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी बच्चों का आज की ऑनलाइन एजुकेशन की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। और प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं 11th क्लास की इकोनॉमिक्स के सेकंड पार्ट का लेसन नंबर 6। और आज हम इस पाठ की शुरुआत कर रहे हैं। और इस शुरुआत में हम पाठ का नाम है आर्थिक सुधार 1991 से या नई आर्थिक नीति। तो बच्चों, जैसे ही भारत आजाद हुआ तो 1951 से हमारी पंचवर्षीय योजनाएं बननी शुरू हो गई थी। तो हमने 10 पंचवर्षीय योजनाएं और 5 पंचवर्षीय योजनाएं अब तक हम बना चुके थे 1991 तक। और इस योजनाओं के अंतर्गत हमने काफी विकास भी किया, लेकिन जिस लक्ष्य हम लेकर चले थे उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाए। हमारा जो बैलेंस भुगतान था या भुगतान शेष भुगतान था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा था, राजस्व घाटे की तरफ जा रहा था। तो इसलिए सरकार को एक विशेष परिवर्तन की आवश्यकता थी। जो परिवर्तन हमने किया वो परिवर्तन क्या था? वो था एक नई नीति लागू, आर्थिक नई नीति लागू की जाए। और ये नई आर्थिक नीति लागू की 1991 से। तो 1991 में जो हमने नई आर्थिक नीति लागू की उसको हम बोलते हैं नई आर्थिक नीति के नाम से उसको जानते हैं। तो इसमें सबसे पहले आप लोग सन 1991 में 3 नीतियां लेकर के सरकार आई थी, जिसको हम एलपीजी के नाम से जानते हैं। क्या नाम से? एलपीजी से जानते हैं। एल का मतलब है लाइवलाइजेशन, लाइसेंसिंग से एल से, यानी पहले हमारा लाइसेंस था। जो प्राइवेट फर्में थी उनको लाइसेंस लेने की जरूरत पड़ती थी, काफी प्रतिबंध थे उन पर। तो वो इतना नहीं जाते, सार्वजनिक क्षेत्र में ज्यादा पैसा निवेश हो रहा था, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र घाटे की तरफ जा रहे थे। तो इस सरकार को इसको करने के लिए उदारीकरण अपनाया एल से, जिसको लाइवलाइजेशन इसको बोलते हैं, लाइवलाइजेशन। और इसको बोलते हैं लाइबर, LIBER, लाइबर, लाइब्रेरी, LIBERA, लाइब्रेरिज्म, लाइब्रेरिज्म, लाइब्रेरिजेशन। इसका मतलब क्या था? लाइब्रेरिजेशन का मतलब क्या था? उदारीकरण। यानी उसको लाइसेंस में उन्हें छूट दे दी गई, उसको थोड़ा सा नरम नीति का अपनाया गया। यदि हम संक्षेप में छोटी सी बात में बात करें तो लाइब्रेरिजेशन क्या होता है? नरमता अपनाना। उनके जो जितने कठोर नियम थे लाइसेंस वगैरह के, परमिट वगैरह के, उनके अंदर उनको छूट दी गई, उसके उदारीकरण अपनाया गया, ताकि लोग हैं जो ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट सेक्टर में या ज्यादा से ज्यादा पैसा लगा करके देश को विकास की ओर बढ़ाकर चले। उसके बाद हम चलते हैं पी पर। पी क्या था? प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन, पीआर, प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है? प्राइवेटाइजेशन होता है निजीकरण। दूसरा, सरकार ने निजीकरण कर किया ताकि ज्यादा से ज्यादा फर्म हैं, लोग हैं, जो मुद्रा लोगों के पास इकट्ठी है या उसका सही सदुपयोग करके उनको उद्योग धंधे का अवसर मिल सके, उद्योग धंधे लगा करके, फैक्ट्रियां लगा करके देश को विकास की ओर बढ़ा सके। इसलिए सरकार ने इसके ओर कदम उठाया, इसको अधिक महत्व दिया, क्योंकि सरकार को पता था कि सार्वजनिक क्षेत्र में इतना ज्यादा देश आगे बढ़ नहीं रहा है, उसमें इतनी लाल फीताशाही का प्रकोप ज्यादा बढ़ गया था और लोगों के, हमारे देश के पास विदेशी करेंसी का अभाव हो गया था। विदेशों ने ऋण देना या हम कह गए WHO या इन्होंने हमने ऋण देने के लिए मना करने लगे थे, या हमारा विश्वास था उनका भारतीय पर विश्वास कम होने लगा था भारत देश पर। तो इसलिए इन्होंने प्राइवेटाइजेशन का भी अपनाना पड़ा। नौकरशाही राजपिताशाही व्यवस्था की सामान्य स्थिति थी। इसका परिणाम यह हुआ कि जून 1991 तक देश में अभूतपूर्व आर्थिक संकट उत्पन्न हो गए और देश में मुद्रा के लिए केवल 2 सप्ताह के आयत के लिए ही पर्याप्त थे। नए ऋण मिल नहीं रहे थे, ये अनेक प्रकार की प्रॉब्लम पैदा हो गई थी।
और महंगाई तेजी से बढ़ रही थी, इसलिए सरकार ने प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ाया। तीसरा है आपका जी का ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन BALISA ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? वैश्वीकरण। ये छात्रों, वैसे आप 10th क्लास में इनके बारे में संक्षेप में पढ़ चुके हैं, लेकिन हम यहाँ डिटेल से पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो इसलिए आप इनको ध्यान से देखें कि ये 3 चीजें सरकार ने 3 नीतियां अपनाई। नीति के अंदर जो नई आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं, आर्थिक सुधार 1991 के नाम से हम जानते हैं, उसमें लाइबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपना करके देश को एक नया रूप देने का कोशिश की गई। आर्थिक सुधारों की नई नीति आवश्यकता महसूस की गई। इन आर्थिक सुधार करना देश की मजबूरी का था, क्योंकि वरना तो देश ऋण की तरफ विदेशी ऋण में के जाल में फंसता जा रहा था। हम जो विदेशी बैंकों से या जो भी हमने ऋण दिया हुआ था वो ब्याज पे ब्याज दे रहे थे। हम लगभग 10% के आसपास ब्याज देने के आसपास पहुंच चुके थे, यानी ऋण में पहुंचने की स्थिति हो चुकी थी। इसलिए से बचने के लिए एक सर्वोत्तम बढ़िया तरीका था, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। देखिए, ये देश में आर्थिक की सुधार थे, इनकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी? यह प्रश्न ये पैदा होता है कि जो ये उदारीकरण है, निजीकरण है, वैश्वीकरण है, आखिर ये नीतियां अपनाने की हमें आवश्यकता ही क्यों पड़ी? तो हम आज बात करेंगे। आपके सामने जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा कि इनकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हम सबसे पहले उनको चर्चा करेंगे कि इनकी आवश्यकता क्यों पड़ी। तो हमारा जो टॉपिक है कि ऐसे कौन से कारण थे जिनके कारण हमें नई आर्थिक नीति की आवश्यकता पड़ी। इस नीति की आवश्यकता के कारण हम आज इस विषय पर आपके साथ चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे आपको समझाने की, और आप भी समझने का प्रयास करेंगे कि जो नई आर्थिक नीति, नई सुधार नीति निश्चय कारण से आखिर लागू क्यों किए गए। सबसे पहला कारण है इसका राजकोषीय घाटे में वृद्धि। तो प्रिय छात्रों, सबसे पहला कारण है कि राजकोषीय घाटा हमारा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। हमारे आयात अधिक हो रहे थे, निर्यात कम हो रहा था, और हमें राजकोषीय घाटे का सही अभिप्राय है कि सरकार की कुल व्यय, कुल प्राप्तियां का अंतर, कुल प्राप्तियां ऋणों को छोड़ करके अंतर है। तो सरकार द्वारा कुल ऋण दिए गए थे 1981-82 में यह सकल घरेलू उत्पाद का 5.4% था, और 1990-91 में यह बढ़ करके 8.4% हो गया था। राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए सरकार को कर्जे लेने पड़ते थे और उन पर ब्याज देना पड़ता था। यहाँ तक नौबत आ गई थी कि ब्याज पर भी हमें ब्याज देना पड़ रहा था। इसलिए सरकार ने इन नीति की, नई आर्थिक नीति की आवश्यकता महसूस की ताकि हम बच सकें, क्योंकि इस समय एक पूरी संभावना हो गई थी कि सारा का सारा ऋण जाल में फंसने की नौबत में आ गया था, और अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे विश्व बैंक है आदि सरकार की वित्तीय स्थिति से विश्वास कम हो गया था। इसलिए भी आवश्यक हो गया था कि राजकोषीय घाटा को कम करने के लिए गैर विकासात्मक खर्चों में काफी कमी करे। इसलिए भी, क्योंकि सरकारी संस्थाओं में लाल वित्तशाही होने के कारण काफी खर्चा लोगों की जेब में चला जा रहा था, वैसे घाटा हो रहा था। इसलिए सरकार ने महसूस किया जो वर्तमान सरकार की आर्थिक नीति अपनाई जाए। दूसरा इसका कारण था बढ़ता प्रतिकूल भुगतान संपूर्ण। बढ़ता प्रतिकूल भुगतान संतुलन। हमारे लिए एक और चिंता की कारण बन रहा था कि जो हमारा
दो प्रकार जो भुगतान संतुलन है वो एक प्रतिकूल होता है, एक अनुकूल होता है। जो हमारे फेवर में होता है, हमारे लिए लाभदायक होता है, अर्थात यूं कहीं आप निर्यात आयत से अधिक होते हैं, वो हमारे अनुकूल होता है। लेकिन जब हमारे निर्यात की बजाय आयत अधिक हो जाते हैं निर्यात से, तो हमारे प्रतिकूल हो जाता है। और ये दिन प्रतिदिन हमारा संतुलन बिगड़ रहा था, बढ़ता ही जा रहा था। इसलिए भी देश को जरूरत थी नई आर्थिक नीति की लागू करने की। हमारे देश की वस्तुओं और सेवाओं का आयात करने के लिए विदेशों में विनिमय की आवश्यकता होती है। ये विदेशी विनिमय वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात करके ही प्राप्त किया जाता है। आपको पता बच्चों, जब हमने किसी देश से कोई वस्तु लेनी होती है तो उसके लिए हमें विदेशी करेंसी की जरूरत होती है। और विदेशी करेंसी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? जब हम निर्यात करते हैं। जब हमारा निर्यात नहीं होते तो हमें विदेशी करेंसी नहीं प्राप्त होती और हम आयात करने के लायक नहीं रहते। सेवाओं का निर्यात करके किया जाता है। इसे प्राप्त करने का दूसरा तरीका विदेशों में रहने वाले गैर निवासी भारतीयों द्वारा भेजे जाने वाला धन है। जब विदेशी विनिमय की प्राप्तियां उसके किए जाने वाले खर्चे से कम हो जाती है, अर्थात जब कुल आयतों का मूल्य कुल निर्यातों के मूल्य से अधिक हो जाता है, तो भुगतान संतुलन की समस्या पैदा हो जाती है। यदि हमारे देश में निर्यातकों ने कई प्रकार की रियायतें और प्रेरणा दी गई थी, परंतु हमारे निर्यातों में काफी वृद्धि नहीं हो सकी। इसका मुख्य कारण यह था कि बाजार में हमारे उत्पादन दूसरे देशों के उत्पादन की प्रतियोगिता नहीं कर पा रहे थे। उनकी क्वालिटी अपेक्षाकृत घटिया थी। यह सरकार की धोखे संरक्षण देने की नीति का प्रत्यक्ष परिणाम था। निर्यात में होने वाले धीमी वृद्धि की तुलना में आयतों का अधिक तेजी से विस्तार हुआ। इसके फलस्वरूप भुगतान संतुलन का घाटा बहुत अधिक बढ़ गया था और भारत का भुगतान संतुलन घाटा 1980-81 में निरंतर बढ़ता जा रहा था। 1980-81 में भुगतान संतुलन के चालू खाते का घाटा 2214 करोड़ था। इसलिए इतने बड़े घाटे को देखते हुए सरकार ने महसूस किया कि नई आर्थिक नीति लागू की जाए ताकि बढ़ते हुए देश को ऋण जाल से बचाया जा सके। इसके साथ जो तीसरा है वो था खाड़ी युद्ध, खाड़ी संकट। जो हमारा तीसरा कारण है वो खाड़ी संकट। खाड़ी संकट 1990-91 में इराक युद्ध के कारण पेट्रोल का कीमतें बहुत बढ़ गई थी। खाड़ी की जो भारत को खाड़ी देशों से जो विदेशी विनिमय प्राप्त होता था वह बंद हो गया था। खाड़ी संकट घाटा भारत के भुगतान संतुलन पर बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इसके परिणाम स्वरूप भी भारत सरकार को भारत के जो भुगतान संतुलन मूल्य घाटा अधिक बढ़ रहा था उसके लिए नई आर्थिक नीति लागू करने की आवश्यकता महसूस हुई। और उसका नंबर 4 है विदेशी विनिमय के भंडारों में कमी। छात्रों, आज आप जैसे हमने बताया कि जो जो हम निर्यात कम कर रहे थे, आज ज्यादा कर रहे थे। जो हमारे पास विदेशी विनिमय मुद्रा जो बची हुई थी वो हम उसका ज्यादा प्रयोग कर रहे थे। यहाँ तक भी कहा है कि 1990 में तो हमारे पास सिर्फ इतनी विदेशी विनिमय थी, सिर्फ एक हफ्ता काम चल सकता था। तो इतने बड़े संकट से बचने के लिए सरकार को नई नीति अपनाने की आवश्यकता महसूस हुई। और चंद्रशेखर सरकार की विदेशी ऋणों की सेवा का भुगतान करने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ा था, ऐसा कहने में आता है। सरकार का अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से कर्जे लेने के लिए उनके द्वारा प्रस्तावित उदारवादी नीति को अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। इसके बाद जो अगला है वह कीमतों में वृद्धि। अगला ये तरीका रहा कि कीमतें धीरे धीरे बहुत देश के आसमान को छू गई थी और कीमतों में अधिक वृद्धि होने के कारण हमारे उत्पादन महंगे तैयार होते थे। विदेशों में ऊंची कीमत पर बिकते थे, उनकी प्रतियोगिता हम नहीं कर पा रहे थे। भारत में कीमतों की काफी वृद्धि हुई। 1991 से पहले लगातार 3 वर्षों में अच्छी मानसून के बावजूद खाद्य पदार्थों की कीमतों में काफी वृद्धि हुई। मुद्रास्फीति कीमतों में वृद्धि के बढ़ते हुए दबाव के कारण देश की आर्थिक स्थिति काफी खराब हो गई। मुद्रास्फीति की दर अर्थात कीमतों में वृद्धि की वार्षिक दर को बढ़ने का मुख्य कारण मुद्रा के पूर्ति को तेजी से होने वाली वृद्धि थी। और मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि का मुख्य कारण सरकार द्वारा बढ़ती हुई
घाटे की वित्तीय व्यवस्था थी, क्योंकि बार बार घाटे की वित्तीय व्यवस्था दिखाकर कई कर्जे लेने की बजाय सरकार नए नोटों को छाप रही थी, जिसके कारण हमारे देश में मुद्रास्फीति की अवस्था पैदा हो गई थी। रिजर्व बैंक को यह कर्जा नोट छाप कर ही देता था। मुद्रास्फीति की ऊंची दर के फलस्वरूप उत्पादन की लागत बढ़ जाती थी, जिसके परिणामस्वरूप हमारे जो उत्पादन है विदेशी मुद्रा में दूसरे लोगों की जो वस्तु थी उसका मुकाबला नहीं कर पा रही थी, अर्थात उनकी कीमत भारी वृद्धि होने के कारण प्रतियोगिता में नहीं आ पा रहे थे। इसलिए भी सरकार को एक नई आर्थिक नीति अपनाने की आवश्यकता महसूस हुई। और नंबर 6, सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों की आवश्यकता की अस्पृता। ये सबसे बड़ा कारण था। सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों की असफलता। मैं मानता हूँ सबसे बड़ा निजीकरण सफलता लागू करवाने में सबसे बड़ा कारण यही रहा कि जो लोग थे उनका ध्यान लाल फीताशाही नौकरशाही के कारण काम न करने पर था। यह सार्वजनिक क्षेत्र का गलत इस्तेमाल था, भ्रष्टाचार था, जिसके कारण हम सार्वजनिक क्षेत्र की जो था उसकी तरफ ध्यान नहीं दे, उत्पादन सही क्वालिटी का तैयार नहीं कर पाते थे और भ्रष्टाचार के कारण उत्पादन सही न होने के कारण, घटिया क्वालिटी होने के कारण विदेशों में उनकी मांग नहीं थी। असली जड़ी यही थी और इसीलिए सार्वजनिक क्षेत्रों को बड़ा घाटा लगा और हमारा जो निर्यात माल होता था वो विदेशों में पसंद नहीं किया जाता था। तो भारत में सार्वजनिक क्षेत्र में 1951 से पहले 5 उद्यम थे, परंतु 1990-91 में इनकी संख्या बढ़ाकर के 246 हो गई थी। इनमें कई हजार करोड़ रुपए का निवेश भी किया गया। पहले 15 वर्षों तक इन उद्यमों का कार्यक्रम संतोषजनक था। देखिए, शुरू में हम कहते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र नहीं है। सार्वजनिक क्षेत्र जैसे कि यहाँ बताया जा रहा है कि 1951 में केवल 5 ही उद्यम थे और जब हम 1990 तक गए तो सार्वजनिक क्षेत्र 246 हो गए थे। लेकिन कमी क्या रही, कहाँ रही? कमी ये रही कि कार्य कुशलता में कमी रही। लोगों ने सार्वजनिक क्षेत्र में रुचि नहीं दिखाई, उसमें घाटे में ले गए। 100 करोड़ रुपए का इसमें हम लगा करके सार्वजनिक क्षेत्र को कामयाब भी किया गया। भारत सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम अर्थव्यवस्था के लिए दायित्व बन गए, संघ से दायित्व बन गए थे। इस प्रकार छात्र हम देखते हैं कि ये उपरोक्त जो कारण है इनके कारण सरकार के लिए आवश्यक हो गया था कि औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाने के लिए और विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए नई आर्थिक अपनाई जाए। औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना और विदेशी पूंजी को आकर्षित करने के लिए ऐसा करना देश के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया था, क्योंकि लोगों ने सार्वजनिक क्षेत्र में इतनी रुचि नहीं ली। सिर्फ एक बार नौकरी लगने के बाद उन्होंने ये समझ लिया कि हमें कोई नहीं हटा सकता और उसका उन्होंने दुरुपयोग जमकर किया। वरना आज ये जो प्राइवेटाइजेशन की नौबत आ रही है, हम कह रहे हैं कि सबका निजीकरण हो रहा है, इसके लिए हम शायद खुद ही जिम्मेवार हैं और इसीलिए देश को 1991 में LPG की नई आर्थिक नीति लेकर के आना पड़ा। तो मेरे ख्याल में आप सभी को साथ समझ में आया होगा कि जो वैश्वीकरण और निजीकरण उदारीकरण की नीति 1991 में सरकार को क्यों अपनानी पड़ी। तो आज के लिए छात्रों इतना काफी। मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ, आपको नए इसी पाठ के नए टॉपिक के साथ कि जो नई आर्थिक नीति है उसके सुधारण की विशेषताएं क्या है, इसके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।